नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने चुनाव जीता है, 3 और राज्यों में जीता है, लेकिन इसकी धमक, इसके नतीजों की धमक जो है वो सुदूर दक्षिण में सुनाई दे रही है। दक्षिण में कई पार्टियां चिंतित हैं भाजपा की इस जीत से। कारण कई हैं। पहला कारण बताऊं तो इन पार्टियों को लग रहा था कि 2024 में भाजपा को हराने या उसे कम से कम चुनौती देने की स्थिति में वो होंगे अगर विपक्ष एक साथ होता है, और उसमें भी शर्त थी कि इन 4 राज्यों में से कम उत्तर प्रदेश बीजेपी हार जाए, और उनको बड़ी उम्मीद थी कि बीजेपी उत्तर प्रदेश हार रही है। दूसरी चिंता ये है कि बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को मैनेज कैसे करती है। गोवा में तीसरी बार सरकार बन रही है, मणिपुर में दूसरी बार बन रही है, और उत्तर प्रदेश में तो खैर इतिहास रचा है। 37 साल बाद कोई पार्टी दोबारा सत्ता में आई है लगातार। अब ये जो चमत्कार बीजेपी ने किया है, और विपरीत परिस्थितियों में इसलिए कह रहा हूँ कि सदी का सबसे बड़ा संकट कोरोना महामारी 2 साल जो है पूरी दुनिया को परेशान किया, जाहिर है कि भारत को भी परेशान किया। परेशानी उन राज्यों में हुई जिनमें अलग अलग पार्टियों की सरकारें थी। जो भी सरकार थी उसके सामने संकट था, और बीजेपी की सरकार इसमें कोई अपवाद तो थी नहीं। तो इसलिए चिंता जो है इन पार्टियों को ये हो रही है कि ये फॉर्मूला क्या है, उसका अध्ययन किया जा रहा है कि कैसे बीजेपी ये मैनेज करती है, कैसे इसमें सक्सेसफुल होती है। ऐसा क्या करती है बीजेपी जिससे एंटी इनकम्बेंसी, उसके सरकार के खिलाफ मुद्दे होते हुए भी और बड़े मुद्दे होते हुए भी वो कारगर नहीं होते, विपक्ष वहाँ कामयाबी हासिल नहीं कर पाता। तो इन चिंताओं के बीच जो है, एक तो पहला इसका नतीजा ये हुआ है कि इन दक्षिण के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का कैडर जो है, कार्यकर्ता जो है, अति उत्साह में है। उसको लग रहा है कि उत्तर के बाद अब दक्षिण की ओर भाजपा का प्रयाण होगा और भाजपा को यहाँ भी कामयाबी मिलेगी। अब अलग अलग राज्य में कामयाबी की परिभाषा भाजपा के लिए अलग अलग होगी। जैसे कर्नाटक में भाजपा लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो पीक पर है। पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 के चुनाव में उसे 28 में से 25 सीटें मिली थी और एक उसके समर्थन से निर्दलीय जीता, तो मतलब 26 सीटें लोकसभा की मिली और 51% से ज़्यादा वोट मिला। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कर्नाटक में कम से कम लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भाजपा की क्या स्थिति है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं। इस विधानसभा चुनाव में उसके जो राज्य में सबसे बड़े नेता, सबसे कद्दावर नेता हैं BS येदियुरप्पा, वो उस तरह से कमान में नहीं होंगे। पार्टी में तो हैं, पार्टी के लिए कैंपेन भी करेंगे, पार्टी के साथ भी हैं, पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं है। बीजेपी ने उनको 2 साल मुख्यमंत्री बनाकर रखा, उसके बाद मुख्यमंत्री बदल दिया। तो अब सवाल ये है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के लिए, और पार्टी को याद होगा कि पिछले चुनाव में वो बहुमत से कुछ सीटों से पीछे रह गई थी, ये इस बार वो नहीं चाहेगी कि हो। और जिस तरह से कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा बनाया गया, तो उसके बाद से अब जो एक अभियान चल रहा है कर्नाटक के मंदिरों में, ये शुरू हो गया है कि जो भी समारोह होंगे, फेस्टिवल होंगे, उसमें दुकानें, स्टॉल लगाने का अधिकार सिर्फ हिंदुओं को होगा मंदिर परिसर के आसपास। इसको लेकर बड़ी चर्चा है वहाँ पर। हिजाब की चर्चा अभी शांत नहीं हुई है। वो विवाद जो है, भले ही कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो है उस पर फैसला सुना दिया हो, लेकिन अभी वो मामला जाना है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो फिर उसका असर कर्नाटक में होगा। कुल मिलाकर भाजपा के लिए स्थिति पूरी तरह से अनुकूल है। तो कर्नाटक, वो पहले भी उसका दक्षिण का जो है द्वार था, पहला द्वार था, अब भी है। तो उस तरह की स्थिति दक्षिण में और कहीं नहीं है। लेकिन इन विधानसभा चुनाव का 5 राज्यों में जो हुआ है, उसमें से 4 में भाजपा के जीतने का असर ये हुआ है कि एक मुख्यमंत्री दक्षिण के अज्ञातवास में चले गए। 10 मार्च को जब से नतीजों की घोषणा हुई है, तब से लोगों को पता नहीं चल रहा है कि आखिर वो है कहाँ।
आपने ठीक अंदाज़ा लगाया होगा, मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बात कर रहा हूँ। जिस तरह से 2019 से पहले चंद्रबाबू नायडू जिस भूमिका में थे, उसी भूमिका में लगभग अपने से, मतलब सेल्फ स्टाइल था वो विपक्षी एकता का प्रयास कर रहे थे, देश भर में घूम रहे थे। ममता बनर्जी से मिले, उद्धव ठाकरे से मिले, शरद पवार से मिले, हेमंत सोरेन से मिले, देश भर में घूमकर मोदी को 2024 में कैसे चुनौती दी जा सकती है इसकी तैयारी कर रहे थे। अब मुश्किल ये है कि वहाँ भी लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा के चुनाव होने, और विधानसभा के चुनाव में तेलंगाना में स्थिति ये है कि टीडीपी वहाँ से साफ हो चुकी है, एक तरह से लगभग नामो निशान नहीं है। जिस तरह की स्थिति कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में थी, उससे भी शायद बुरी स्थिति टीडीपी की तेलंगाना में है, और कांग्रेस लगातार गिरावट में है। बीजेपी लगातार उठती हुई पार्टी है। कांग्रेस के कमज़ोर होने के कारण तेलंगाना में दलित वोट बड़ी मात्रा में बीजेपी की ओर शिफ्ट होने की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी अपना सोशल इक्वेशन ठीक कर रही है, जिस तरह से 2014 में उसने उत्तर प्रदेश में किया था, उसी तरह से सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश तेलंगाना में हो रही है। और तेलंगाना में उसके जो है 4 सांसद हैं, लोकसभा के सदस्य हैं। अभी जो कुछ समय पहले ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए थे, उसमें बहुत बेहतरीन प्रदर्शन था। बाई इलेक्शन जिस तरह से 2-2 जीती है विधानसभा के पार्टी, उन सब के कारण अब केसीआर को डर लग रहा है। उनको लग रहा है कि उन्होंने गलत दांव खेल दिया। जो मोदी के खिलाफ ये अभियान शुरू किया था, उन्होंने सीधे हमला ठीक वैसे ही जैसे चंद्रबाबू नायडू ने किया था। तो चंद्रबाबू नायडू भी 2019 में, चूँकि आंध्र प्रदेश का चुनाव जो है पहले हो गया था, इसलिए वो उसके बाद से दिल्ली में बैठे हुए थे हल्दी तिलक लेकर कि बस विपक्ष की सरकार, गठबंधन सरकार बनने वाली है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये हम लोग तय करेंगे और उसको टीका लगाएंगे। कुछ उसी मुद्रा में जो है केसीआर भी थे। अब उनकी स्थिति खराब है। उनके करीबी लोगों का ये कहना है कि वो फिर से अपनी पुरानी नीति पर लौट सकते हैं, जो उन्होंने 2014 और 2018 में अपनाई थी, कि राज्य में मैं और केंद्र के लिए जो है मोदी, यानी विधानसभा में टीआरएस को वोट कीजिए और लोकसभा के लिए मोदी और बीजेपी को वोट कीजिए। अगर किसी दिन बहुत जल्दी ही इस तरह की घोषणा केसीआर के मुंह से सुनने को मिल जाए तो चकित मत होइएगा, लेकिन कुछ किसी को पता नहीं है। मतलब वास्तविकता ये है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा किसी को मालूम नहीं है, लेकिन इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि दक्षिण के जो 6 राज्य हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी, इन 6 राज्यों में, पुदुचेरी में बीजेपी की सरकार है, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, बाकी 4 राज्यों में उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इन 4 में से तेलंगाना में बाकी तीनों की तुलना में जो है सबसे अच्छी स्थिति में बीजेपी है। तो बीजेपी मुख्य चैलेंजर के तौर पर तो 2023 के विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब बीजेपी की इन 4 राज्यों में जीत के बाद से एक तरह से रीथिंकिंग शुरू हो गई है इन पार्टियों में, इन सरकारों में, कि बीजेपी से कैसे मुकाबला किया जाए और बीजेपी को कैसे रोका जाए और उसकी ताकत कैसे न बढ़ने दी जाए। अब इसमें से एक राज्य है दूसरा जो तेलंगाना के बाद, वो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस साफ हो चुकी है, टीडीपी लगातार गिरावट की ओर है। चंद्रबाबू नायडू का वो जादू खत्म हो चुका है। उनकी न वो अपील बची है, न स्वास्थ्य और उम्र के कारण वो उस तरह से सक्रिय हैं जिस तरह से पहले सक्रिय होते थे। उनके बेटे जिस तरह उनकी अपेक्षा थी उस तरह से पार्टी पर या फिर लोगों के बीच में लोकप्रिय नहीं हो पाए, उस तरह का जनाधार नहीं बन पाया। तो टीडीपी का जनाधार लगातार सिकुड़ता जा रहा है। जगन मोहन रेड्डी ने जिस तरह से हराया टीडीपी को, और उसके बाद भी, हराने के बाद भी छोड़ा नहीं, उसी आक्रामकता से उस पार्टी को एक तरह से नेस्त नाबूद करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब जगन मोहन रेड्डी के सामने समस्या एक ही है कि उनके खिलाफ अदालत में केस चल रहा है आय से अधिक संपत्ति का। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि ये जो अपनी न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है, उसकी ये जो खूबी है
ये जो नायाब तरीका है वो है एडजर्नमेंट का, स्थगन का। स्थगन से जगन मुख्यमंत्री बने हुए। अगर उस मामले में फैसला आ जाए, वो लगभग उसी तरह का मामला है जैसा चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव का है। तो जगन मोहन रेड्डी को जेल जाने से बचाना बहुत कठिन काम होगा। जिस तरह के सबूत हैं, जिस तरह का इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जिस तरह की चार्जशीट फाइल हो चुकी है, लेकिन अदालत की कार्रवाई रुकी हुई है या बहुत धीमी गति से चल रही है। तो जगन मोहन रेड्डी को अपने पॉलिटिकल अपोनेंट से ज़्यादा अदालत का डर है, और उनको कहीं एक दूर उम्मीद है कि शायद बीजेपी उनको बचाने का काम करे। मैंने पहले भी बताया था कि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए बड़े व्यक्ति के पास गए थे इस उम्मीद से कि बीजेपी से कुछ ऐसा समझौता हो जाए कि वो उनको इस संकट से उबार ले। उन्होंने कहा कि अगर ज़रा भी आपके खिलाफ अदालत से कुछ आया तो इस समय की जो बीजेपी की लीडरशिप है वो ऐसे जैसे गर्म आलू को छोड़ते हैं वैसे छोड़ देगी। तो ये उम्मीद मत कीजिएगा। लेकिन आंध्र प्रदेश में एक विपक्षी दल की गुंजाइश पूरी तरह से है। कांग्रेस ख़त्म है वहाँ पर, टीडीपी लगातार जो है नीचे गिर रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए अवसर अच्छा है। लेकिन अवसर अच्छा है का कहने का ये मतलब नहीं है कि बीजेपी जगन मोहन रेड्डी को चैलेंज करने जा रही, चुनौती देने जा रही है। लेकिन भविष्य में कम से कम इस चुनाव में, चूँकि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव आंध्र प्रदेश में एक साथ होंगे और उसमें मुश्किल से 2 साल बचा है, तो ऐसे में इस चुनाव में तो शायद नहीं, लेकिन अगले चुनाव तक आंध्र प्रदेश में बीजेपी जगन मोहन रेड्डी के लिए, उनकी पार्टी के लिए चैलेंजर के रूप में होगी। इसलिए उनको भी चिंता है कि कैसे बीजेपी को बढ़ने से रोका जाए, क्योंकि बीजेपी कोई रीजनल पार्टी नहीं है और बीजेपी की जो नेशनल लीडरशिप है वो विधानसभा लोकसभा छोड़िए, वो तो कॉरपोरेशन का चुनाव भी ऐसे लड़ते हैं जैसे जीवन का आखिरी चुनाव लड़ रहे हों। इसलिए भी चिंता है। तमिलनाडु में स्थिति अलग है। तमिलनाडु में राष्ट्रीय पार्टियों का कभी समय लौट नहीं पाया। 1962 में आखिरी बार जो है कांग्रेस पार्टी वहाँ जीती थी। उसके बाद से द्रविड़ राजनीति का कब्जा है। अब इस द्रविड़ राजनीति में बीजेपी की एंट्री कैसे होगी, ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वहाँ बीजेपी की जो छवि है वह एंटी द्रविड़ जो है, मतलब द्रविड़ अस्मिता के खिलाफ वाली पार्टी की छवि है। लेकिन जिस तरह से 4 विधानसभा की सीटें जीती हैं बीजेपी ने, अभी स्थानीय निकाय के चुनाव में जो थोड़ी असफलता हासिल हुई है, उससे बीजेपी के विस्तार की गुंजाइश नज़र आ रही है। वो कोई अगले चुनाव तक भी कोई डीएमके को चैलेंज करने की स्थिति में होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। लेकिन बीजेपी तमिलनाडु में अगले चुनाव तक हाशिए की पार्टी नहीं होगी, एक ठीक ठाक प्लेयर होगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा स्थिति अगर कहें, तमिलनाडु से भी ज़्यादा अगर खराब स्थिति बीजेपी की कहीं है दक्षिण के राज्य में, तो वो केरल है। केरल अभी भी बाइपोलर बना हुआ है। एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में जो बंटवारा है मतों का, उसमें तीसरी पार्टी की गुंजाइश अभी तक बन नहीं पाई है। और बीजेपी के लिए तब तक कोई गुंजाइश नहीं बनेगी जब तक कांग्रेस वहाँ बहुत तेज़ी से कमज़ोर नहीं होती, जिसके अभी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। कांग्रेस कमज़ोर तो है, लेकिन कमज़ोर है सीपीएम के मुकाबले, बीजेपी के मुकाबले नहीं। तो सीपीएम के मुकाबले कांग्रेस आज जीतने की स्थिति में नहीं है। अगर कोई बड़ी घटना दुर्घटना नहीं हुई तो हो सकता है अगला चुनाव भी सीपीएम जीते, यानी एलडीएफ जीते। लेकिन कांग्रेस अभी भी वहाँ एक बड़ी ताकत के रूप में मौजूद है। ये ज़रूर है कि पिछली बार की 2019 में उसको लोकसभा चुनाव में जो कामयाबी मिली थी वो इस बार नहीं मिलने वाली है। तो इन 5-6 राज्यों से लोकसभा की लगभग 130 सीट आती है और बीजेपी इनमें से 100 से ज़्यादा सीटों पर कहीं है नहीं। अब 2024 तक क्या इन 100 में से 10, 15, 20 सीटों पर वो लड़ाई की स्थिति में आ सकती है।
उसके कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, जो जोश है, क्या उसको यहाँ तक ले जा सकता है? उसके राष्ट्रीय नेतृत्व की, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील है, क्या उसको आगे बढ़ा सकती है? ये सारे सवाल हैं। लेकिन इन सवालों के साथ साथ जो इन राज्यों में रीजनल पार्टीज़ हैं, उनके नेताओं में एक चिंता भी है बीजेपी को लेकर, उसके विस्तार को लेकर। उनको लग रहा है कि आज भले ही बीजेपी बहुत कमज़ोर स्थिति में हो इन 6 राज्यों में ज़्यादातर में, लेकिन आने वाले समय में उसकी ताकत बढ़ने वाली है, इसीलिए उनको चिंता है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।